अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, आज सेनेट और कौमी असम्बली के दोनों जो ऐवान हैं उनके इजलास तलब किए गए और उसके बाद उनके वक्त में बार बार जो है वो तब्दीली सामने आ रही है और अब सेनेट का इजलास 8 बजे और कौमी असम्बली का इजलास जो है वो तो 9:30 बजे बताया जा रहा है कि तलब किया गया है। इस हवाले से हुकूमत ये दावा कर रही है कि उनके नंबर गेम कौमी असम्बली और सेनेट में भी मुकम्मल हैं। बिलावल भुट्टो ने जो PTI को यकीन दहानी करवाई थी कि बानी PTI इमरान खान से उनकी मुलाकात करवाई जाएगी, वो मुलाकात भी हो चुकी है और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है। मौलाना फजल रहमान से भी बिलावल भुट्टो की मुलाकातें हुई हैं। अब जो मुज़ाकरात हुए हैं, जो पेशरफ्त किस हद तक ये तमाम जो इशूज़ हैं वो आखिरी मराहिल में दाखिल हुए हैं, नहीं हुए, मौलाना साहब अभी भी क्या चाहते हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ क्या होगा, इन तमाम इशूज़ पर हम बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुकूमत आज ही आइनी तरामीम जो है दोनों ऐवानों में से किसी एक ऐवान में पेश करने जा रही है या फिर ये मामला कल तक जाएगा। हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सरदार अख्तर मेंगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सरदार अख्तर मेंगल साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप बैरून मुल्क मौजूद थे और आप पाकिस्तान पहुँचे हैं आइनी तरामीम के हवाले से जो सूरत हाल पैदा हुई उसके बाद, और आपने अहम मुलाकातें भी की हैं, मौलाना साहब से भी आपकी मुलाकात हुई है। आप बताएंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है? मौलाना साहब से आपकी मुलाकात हुई, क्या मामला जो हैं वो ज़ेर बहस आए और आपने कोई मौलाना साहब से कोई गिले शिकवे आपने किए हैं? देखिए मेरा हकीकतन पाकिस्तान आने का इस वक्त तो कोई प्रोग्राम था ही नहीं और बिलखुसूस इस्लामाबाद आने का तो कोई इरादा ही था ही नहीं, लेकिन जो यहाँ पे हालात पैदा किए गए हैं बिलखुसूस हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए, हमारे सेनेटर जो कई दिनों से जो है उनको गायब किया गया है। एक खातून सेनेटर है, पहले उसको लाया गया प्राइम मिनिस्टर के उसमें खाने पे मदऊ किया गया था, उनको ज़बरदस्ती उनको लाया गया और फिर रात जो है 10 बजे फिर उनको घर से उठा लिया गया है। तो आया था मैं इसी सिलसिले में कि उनको आके तसल्ली दूंगा, लेकिन बदकिस्मती ये समझे हमारी कि वो रात से उनको भी गायब कर दिया गया है। मौलाना साहब के साथ भी आज हमारी मुलाकात हुई तो उस दौरान बिलावल भुट्टो भी आए थे, तो मैंने वो अपनी और जमात की बात जो है वाज़ेह तौर पर उनके सामने रखी कि हम किसी भी उस मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे उसके इत्तेहादी हों, चाहे अपोजिशन हो, बैठे बात करें, लेकिन हम आइनी तरामीम के हवाले से कोई भी बात नहीं करेंगे जब तक कि हमारे दोनों मेंबरान बमय उनके फैमिली मेंबरान के वापस नहीं आ जाते। तो मौलाना साहब से भी हमने ये अर्ज़ किया, बिलावल भी वहाँ पे आए हुए थे, उनसे भी हमने यही गुजारिश की कि हम किसी भी सूरत में बैठने के लिए तैयार नहीं हैं। गन पॉइंट पे जनरल अयूब के गन पॉइंट पे हमने मुज़ाकरात नहीं की, जनरल ज़ियाउल हक के गन पॉइंट पे हमने मुज़ाकरात नहीं किए, मुशर्रफ जिस ने जो है ना बग़ैर गन पॉइंट पे लोगों के साथ जो मुज़ाकरात करके उनको जो मदीना और मक्के की सैर कराई, हमने उनके साथ जो मुज़ाकरात नहीं किए, तो हम किसी भी गन पॉइंट चाहे उसके जानशीन हम उसके साथ किसी भी सूरत में बैठने के लिए थे। लेकिन मेंगल साहब, आपने नसीमा एहसान साहिबा का जिक्र किया, तो आप समझते हैं कि नसीमा एहसान साहिबा जो हैं वो भी इस वक्त मिसिंग है, आपका उनसे भी कोई रब्ता नहीं हो रहा? नहीं जी, दो दिन तक उनके साथ रब्ता था। जब उनको यरगमाली के बाद पार्लियामेंट में लाया गया था तो वो बदसूर हमसे रब्ते में थे, मुझसे या पार्टी के जो हमारे दूसरे दोस्त हैं उनसे, साजिद तरीन के साथ। लेकिन जब उनको ये पता चला कि मैं आ रहा हूँ रात, तो रात 10-11 बजे के दरमियान वो 4-5 आदमी आए, उनको घर से ले गए, क्योंकि उनके हस्बैंड वो कई दिनों से जो है उनकी कस्टडी में, और उनको भी ले गए कि जी हम आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं या किसी भी बहाने ले गए, वो अभी तक घर वापस नहीं पहुँचे। लेकिन मेंगल साहब, 2 सेनेटर्स की जो बात आप कर रहे हैं कि अगर वो वापस आ जाएं, तो क्या फिर ये समझा जाए कि अगर आपको वो 2 सेनेटर्स आपके वापस आ जाते हैं, उनसे आपका रब्ता आपके मुताबिक अभी नहीं हो रहा और वो रब्ता बहाल हो जाता है, तो क्या फिर आप आइनी तरामीम के मामले पर हुकूमत के साथ बातचीत करने के लिए या बैठने के लिए तैयार हैं? देखें हकीकत में बताऊं कि हमने इस तरामीम को अभी तक सीरियस लिया ही नहीं है। अच्छा, वो क्यों? पहली बात ये कि जिस तरामीम का हुकूमत को ख़ुद पता ना हो, जिस वक्त उन्होंने हमसे रब्ता किया तो उनको ख़ुद इस ड्राफ्ट का पता नहीं था। अब मुख्तलिफ ड्राफ्ट आ रहे हैं, एक कह रहे हुकूमत की तरफ से, दूसरा जो है उनके इत्तेहादियों की तरफ से, एक JUI की तरफ से, और हमने इतना उसको सीरियस नहीं लिया। इस वक्त हमारे लिए जो मसला जो
न्यायी अहमियत का है वो है हमारे जो सेनेटर उनकी बाजियाबी, वो आ जाएं, फिर हम बैठ के देखते हैं कि इस आइन में इस आइनी तरामीम में है क्या। वो आइन खुद जो 1973 का आइन खुद हमें कुछ ना दे सका, उसकी तरामीम हमें क्या दे सकेंगे। लेकिन मेंगल साहब आप कर रहे हैं कि ये ड्राफ्ट जो है, या आप ये बात करना चाह रहे हैं कि शायद उसका इल्म नहीं है, आपने उसको सीरियस नहीं लिया था, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली ने तो इस मामले पर जो स्पेशल कमेटी है वो भी तश्कील दी थी जिसने इस ड्राफ्ट को हतमी शक्ल दी और मंजूरी दी। तो आप समझते हैं कि उस स्पेशल कमेटी की कोई अहमियत नहीं है? देखिए, इस तरह की कमेटियाँ बहुत सी बनी हैं, काश कि वो कमेटियाँ मैं किसी एक की बात नहीं करूँगा, उस कमेटी में मौजूद लोग वो अपने ज़मीर के मुताबिक उस ड्राफ्ट का जायज़ा लेते। हाँ। मेरे ख्याल में वो कमेटियों में भी जो कुछ उनको कहा जाता है वो हाजिर जनाब का नारा लगा के वहाँ से निकल जाते हैं। मेंगल साहब, लेकिन हमने देखा कि जो आपने मौलाना साहब के घर उनसे मुलाकात आपने की, उसके दौरान जो वीडियो सामने आई उसके मुताबिक आपने बिलावल साहब से भी वहाँ पर मुलाकात की है। तो बताएंगे कि बिलावल साहब से क्या मुलाकात हुई, क्या मामलात जो हैं या किन इशूज़ पर गुफ्तगू हुई, या आपने कोई नुक्ता उनके सामने रखा? जी उनसे गिला किया मैंने कि मुझे दूसरी जमात से इतनी उम्मीद और तवक्को नहीं थी जितना पीपल्स पार्टी से थी, और अभी तक तो हमें पता ही नहीं चल रहा कि इन तरामीम का मूवर कौन है। हुकूमत है, उसकी इत्यादी है, और लेकिन उसको लोगों को काहिल करना, लोगों को कन्विंस करना, उसका जिम्मा आपने उठाया हुआ है। चाहे वो किसी को आप पॉलिटिकली डायलॉग के जरिए से कन्विंस कर रहे हैं या नादीदा कुव्वतें उनको बज़ोर ताकत उनको उठा ले जाकर या यरगमाल बनाकर या दोस्त धमकियों के साथ उनको जो कन्विंस करने की या उनको उस तरामी में वोट देने के लिए कन्विंस कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इसमें वो तमाम कुव्वतें, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टियाँ हों, इस आनी तरामीम को कामयाब करने में सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं। हमारे लोगों को गायब करने में वो बराबर की शरीक। तो मैं कि इस बात पर बिलावल साहब ने क्या जवाब दिया फिर? ज़ाहिर वो तो कह रहे हैं जी मेरा कोई इसमें रोल नहीं है, हम नहीं चाहते, लेकिन सबको मालूम है कि कौन इसमें, क्योंकि टारगेट जो दिया गया है वो आईनी तरामीम को जो है मंजूर कराने के लिए जी अचीव यही गोल करना है ना। जब ये गोल अचीव करना है तो वो कल की जो बिलावल की जो स्पीच थी उसमें उन्होंने कहा जी ब्रूटल फोर्स जो हम इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे लिए इससे ज़्यादा ब्रूटल क्या होगी कि एक खातून अपने बेटों समेत गायब हो, एक सेनेटर जो अपने बेटे के समेत डायलिसिस का पेशेंट है वो गायब हो, इससे ज़्यादा ब्रूटल क्या हो सकता है? ठीक है, अगर इजाज़त दें तो यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। अख्तर मेंगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू जहाँ पर ब्रेक लिया था वहीं से गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे। मेंगल साहब, जैसे आपने टारगेट की बात की, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो आइनी तरामीम के हवाले से बात हो रही है, इसके पीछे आप क्या समझते हैं, कौन है, या फिर आपकी नज़र में इसका खालिक, जैसे आपने गुफ्तगू की, तो आपको कौन इसके पीछे नज़र आ रहा है? काश कि इसको लोग कहते हैं कि ये जमहूरियत और आइनी तरामी में, मैं इसको जिस तरह मैंने अभी भी कहा था कि 18वीं तरमीम कहा जाता है। हाँ। इसको मैं 18वीं तरमीम नहीं कहूँगा, इसको मैंने नाम लिया था जी यरगमाली। लोगों को यरगमाल बनाकर तरमीम पास की जा रही, अस्करी अंदाज में जो है इन तरामीम को पास किया जा रहा है। तो खुद सोचने की बात है उन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के लिए, वो पॉलिटिकल वर्कर जिन्होंने जमहूरियत के लिए कोड़े खाए, जिन्होंने इस मुल्क की जमहूरियत और आइन की बहाली के लिए जो उन्होंने जुल्म और सितम सहे, तो इस तरह की फोर्सेस जो रवैया जो बढ़ता जा रहा है लोगों के साथ, कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो शायद इससे इनकारी है, लेकिन उनको बज़ौर ताकत पॉलिटिकल पार्टियों का ये हाल है,
تو آپ خود سوچیں وہ انڈیویجول کا کیا حال ہوگا. لیکن ٹھیک ہے آپ کی بات اپنی جگہ، لیکن آپ نے سنا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلاول صاحب ہو گئے یا حکومتی جماعت کے جو اراکین ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یا وہ یہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ جو خصوصی کمیٹی بنی تھی اس میں ڈرافٹ پیش ہوا اور اس میں تمام جماعتوں کے اراکین جو ہیں اس کمیٹی میں موجود تھے اور اس کمیٹی نے اس ڈرافٹ کی منظوری دی ہے. تو اب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ڈرافٹ پبلک بھی کیا ہے، تمام اراکین کے سامنے بھی رکھا ہے. تو آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ ان آئینی ترامیم کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے؟ اور کوئی اب یہاں سے بندہ جو ہے پیپلز پارٹی کا کوئی کارکن تو نہیں لے گیا ہے، مسلم لیگ کا جو ہے کوئی شیر تو نہیں اٹھا کے لے گیا یہاں سے پارلیمنٹ لاجز سے. ان کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں سڑکوں جو ان کو ٹارچر کر رہے ہیں. چلو میں کہتا ہوں جی را کے ایجنٹ آئیں یہاں سے اٹھا کے لے جائیں، اور را اور موساد جو ہے نا وہ زیادہ انٹرسٹڈ ہے پاکستان کی آئین میں ترامیم کے لیے. لیکن مینگل صاحب آپ نے دیکھا کہ پہلے حکومت جو ہے وہ فرنٹ فٹ پہ تھی، وہ جو آئینی ترامیم ہیں ان کو سامنے بھی لا رہی تھی اور وہ ڈیفینڈ بھی کر رہی تھی. لیکن اب یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اب حکومت تو پیچھے ہے لیکن بلاول صاحب جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر آئینی ترامیم کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. آپ کو بھی کیا واقعی یہی صورتحال نظر آ رہی ہے؟ اگر یہی صورتحال نظر آ رہی ہے تو پھر آپ کی نظر میں اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ اس ملک کی یہ ستم ظریفی رہی ہے کہ آج کی بات میں نہیں کروں گا، یہ روز اول سے اپنی آسانی کے لیے ہمیشہ انہوں نے کالک جو ہے یہاں کی پولیٹیکل پارٹیوں اور پولیٹیکل سیاسی قیادت کے منہ پر ملی ہے. اور ہماری یہاں کی سیاسی قیادت نے بڑی خوش اخلاقی اور خوش اسلوبی اور جی حضوری کے تحت اس کالک کو اپنے منہ پر ملتے ہوئے انجوائے کیا ہے. لیکن انکل صاحب آپ نے گفتگو سنی ہوگی جو بلاول صاحب نے کہا ہے کہ وہ جو میجارٹی جو انہوں نے ذکر بھی کیا تھا اور انہوں نے جلسے کے اندر ایک بات کی تھی کہ اگر مولانا صاحب سپورٹ نہ کریں یا آپ سپورٹ نہ کریں تو اس کے باوجود بھی وہ آئینی ترامیم جو ہیں وہ منظور کروا سکتے ہیں. دیکھیں جس انداز میں اگر وہ ترامیم کو کامیاب کرانا چاہتے ہیں، جو کوئی بھی اس گناہ بے لذت میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ شامل ہو. لیکن یہ اس ملک کی تاریخ رہی ہے جس کسی حکمران نے ایسی کوئی قانون سازی کی ہے یا ایسی کوئی آئین سازی کی ہے تو اس کا نتیجہ جو انہوں نے ہمیشہ بھگتا ہوا ہے. اور یہی جو بڑی جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں وہ ماضی کے اوراق کو پلٹ کے دیکھیں کہ انہوں نے جو کچھ کیا تھا اپنے پچھلے ادوار میں پھر ان کو بھگتنا پڑا. اگر وہ بھول گئے لیکن عوام کو ضرور. مینگل صاحب لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترامیم کی اس وقت ضرورت کیوں ہے؟ کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ناگزیر ہے کہ یہ ترامیم جو ہیں وہ منظور کروائی جائیں؟ دوسرا آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی بات کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کیا لینا دینا ہے؟ ان آئینی ترامیم سے اسٹیبلشمنٹ کو کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں اس میں بہت سے ایسے نکات ہیں جو لائے گئے تھے جن کو شاید آج مائنس کیا جا رہا ہے یا جن کو لوگوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کو مائنس کیا جائے گا. 1973 سے لے کر 2024 میں ہم آ چکے ہیں جی، اور تقریباً 50 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے. 73 کے آئین میں کبھی ہم نے اتنی ایمرجنسی نہیں دیکھی جی. جب پاکستان 2 لخت ہوا تھا ہم نے اس طرح کی ایمرجنسی کا نفاذ نہیں دیکھا. جب یہاں کے پہ سٹنگ پرائم منسٹر کو پابند سلاسل کیا گیا تھا ہم نے اتنی ایمرجنسی نہیں دیکھی. یہاں پر فارمر پرائم منسٹر کا قتل چاہے وہ لیاقت علی خان کی شکل میں ہو چاہے بے نظیر کی شکل میں ہو، جب ان کو قتل کیا جاتا ہے اس طرح کی ہم نے ایمرجنسی نہیں دیکھی تھی کہ تمام پارلیمنٹیرین کو آپ نے 1.5 مہینے سے تقریباً اسلام آباد میں جو ان کو یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے، نہ ان کو دن کا آرام ملتا ہے نہ ان کو رات کو نیند نصیب ہوتی ہے، اور ان کو پارلیمنٹ میں بس بٹھایا گیا ہے کہ کب کیبنٹ سے وہ منظوری ہوتی ہے اور ان کو صرف ہاں یا نہ کہنا ہے. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر وہ پولیٹیکل پارٹیاں آج جس انداز میں اس کو سپورٹ کر رہی ہیں اور کسی کے کہنے پہ اگر یہ پولیٹیکل پارٹیوں کا اپنی سوچ ہوتی تو اس انداز میں نہیں ہوتی. ہاں پولیٹیکل پارٹیوں نے جو ایک سٹرگل کی وہ تھی
آپ کی 18ویں ترمیم جی جس پہ ہمیں بھی اختلاف تھا، ہم اس وقت پارلیمنٹ میں نہیں تھے، لیکن جو کچھ ہم صوبوں کے لیے چاہتے تھے وہ اس میں نہیں ملا، لیکن وہ پولیٹیکل پارٹیوں کی اپنی مینیفیسٹو، ان کے اپنے پروگرام کے مطابق لائی گئی تھی وہ ترامیم۔ یہ ترامیم پارا سے آ رہی ہے، جو لانے والا ہے، جو لفافے کبھی کالے لفافے میں لاتے ہیں، کبھی خاکی لفافے میں لاتے ہیں، انہی کو پتہ ہوگا۔ نہیں، لیکن مینگل صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے پارلیمان کے اندر جب آئین سازی قانون سازی ہوتی تھی اور آئینی ترامیم کا ایشو آتا تھا یا پھر سینٹ کا الیکشن ہو، تو اس وقت جو بھی اراکین مبینہ طور پر لاپتہ ہوتے تھے تو وہ تمام الزام جو ہے وہ بھی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ پر ہی لگایا جاتا تھا اور جنرل فیض صاحب کا نام لیا جاتا تھا۔ لیکن اب بھی جو ہے وہ اسی طرح کی صورتحال ہے، تو ماضی میں اگر آپ ایک شخص کا نام لیتے تھے تو اب بھی مینگل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے آپ کے مطابق کون ہے؟ دیکھیں، ہم صرف افراد کو یاد کرتے ہیں، ہم اداروں کو یاد نہیں کرتے۔ ہم جنرل فیض کو یاد کرتے ہیں، ہم ضیاء الحق کو یاد رکھتے ہیں، ہم باجوہ کو یاد رکھتے ہیں، لیکن کبھی ہوا جو ہے فیض آباد کی چلتی ہے، کبھی فیصل آباد کی بھی چلتی ہے۔ لیکن انکل صاحب، اب جو آپ کے 2 اراکین جو آپ کے مطابق لاپتہ ہیں، اگر ان سے آپ کا رابطہ نہیں ہو رہا اور لیٹ سپوز کہ سینٹ کے اجلاس میں عین وقت پر ان کو ایوان میں لایا جاتا ہے اور وہ حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں، آئینی ترامیم کے حق میں ووٹ کرتے ہیں، تو پھر آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ آپ کیا اراکین کے خلاف کارروائی کریں گے؟ کیا ہوگا؟ دیکھیں، پارٹی کا تو یہ فیصلہ ہے، اب پارٹی کے فیصلے سے کوئی انحراف کرتا ہے، چاہے وہ کسی جبر کے تحت، کسی دباؤ کے تحت یا کسی اور وجہ کے تحت، پارٹی تو قطعاً اس کی ذمہ دار نہیں ہو سکتی۔ ہاں، پارٹی ان کے خلاف پھر کیا ایکشن لے گی وہ پھر آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن مینگل صاحب، اس وقت جو 26ویں آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں، جس کو جوڈیشل پیکیج بھی کہا جا رہا ہے، اگر یہ آئینی ترامیم منظور ہو جاتی ہیں تو اس کا بلوچستان کے نظام عدل پر کیا فرق پڑے گا ان آئینی ترامیم کا؟ دیکھیں، بلوچستان میں عدل تو ہے نہیں، وہاں پہ تو صرف تبل ہی بچتا ہے۔ بھائی، بلوچستان میں عدل ہے کہاں؟ عدل ہوتا تو وہاں سے ہزاروں کلومیٹر جو ہے نا، وہ خواتین بچیاں جو اسلام آباد نہیں آتی، وہ گودر کی طرف جو ہے لانگ مارچ نہیں کرتی، وہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ نہیں کرتی۔ ہم تو اس ناانصافی کی چکی میں کئی دہائیوں سے جو پس رہے ہیں، وہ خیر کریں، جو ابھی جو ہے ان آئینی یا عدلیہ کے جو اختیارات کو بڑھانے یا کم کرنے میں جو دوڑے پھر رہے ہیں، وہ اپنی خیر مانا ہے۔ ہاں، مینگل صاحب، اب جو بھی حکومت کی جانب سے کوئی اقدام اٹھایا جاتا ہے یا آئینی ترامیم کی ابھی جیسے بات ہو رہی ہے، تو ایک تاثر دیا جاتا ہے یہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے حوالے سے کہ وہ اور حکومت سیم پیج پر ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو مخالفین ہیں، سیاسی مخالفین ہیں، وہ عدلیہ کے اوپر اگر اس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں تو وہ درست ہے؟ اور کیا یہ تاثر درست ہے کہ حکومت اور قاضی فائد عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ سیم پیج پر ہے؟ یہ تنقید یا یہ الزامات کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ درست ہے؟ چاہے فائز عیسیٰ ہو، کتنے لوگ گزر گئے، اسی طرح آپ اس میں دیکھیں، آپ کی عسکریت اس میں دیکھیں، ایوب خان سے لے کے یہاں تک آپ کو کتنے جنرل ملیں گے۔ کیوں یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ کیوں وہ ٹرین جو پٹڑی پر نہیں آ رہی؟ کیونکہ ہم اس سسٹم کو تبدیل کرنے کے لیے نہیں سوچ رہے، ہم عارضی طور پر جو ہے نا اس مرض کا علاج کر رہے ہیں۔ عارضی طور پر ایک پین کلر دینے سے وہ مرض حل نہیں ہوگا۔ اگر وہ ناسور بن چکا ہے تو اس ناسور کے اس جسم کے اس حصے کو بھی آپ کو کاٹنا پڑے گا، اس میں تکلیف ہوگی لیکن برداشت کرنا ہوگا، چاہے وہ ناسور آپ کا عدلیہ ہو، چاہے وہ ناسور آپ کا پولیٹیکل پارٹیاں ہوں، چاہے وہ ناسور آپ کے میڈیا ہو، چاہے وہ ناسور آپ کی عسکریت قوتیں ہوں، کسی ایک کو تو نہیں، کم سے کم تمام سے چندہ کر کے ان کی بلی چڑھا کے پھر جو ہے یہ اس ملک کا جو ہے سسٹم، اس ملک کے سسٹم کو سدھارنے کے لیے کسی نے جو ہے وہ سوچتے نہیں ہیں، وہ صرف ٹیمپریریلی عارضی طور پر جو ہے اس مرض کا علاج کر کے اپنے دور اقتدار کو گزارنا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک تنقید تو یہ بھی ہو رہی ہے نا کہ حکومت جو ہے وہ
काजी फ़ायद ईसा साहब को जब आइनी तरामीम के हवाले से बात हो रही है, आइनी अदालत के हवाले से बात हो रही थी, तब भी एक तासुर या मुखालफिन ये कह रहे थे कि काजी फ़ायद ईसा साहब को शायद चीफ जस्टिस हुकूमत लगाने का इरादा रखती है या उनको एक्सटेंशन देने का इरादा रखती है। इस पर बड़ी बहस भी हुई, बातचीत हुई, लेकिन क्या आप भी समझते हैं कि हुकूमत वाकई काजी फ़ायद ईसा साहब को रखना चाहती है? और इस तासुर को आप किस तरह देखते हैं कि अगर वो रखना चाहती है हुकूमत, तो क्या नताइज हासिल कर सकेगी हुकूमत? देखिए, यहाँ पर आज की हुकूमत नहीं, हर हुकूमत, चाहे पिछली हुकूमत हो, उससे पिछली हुकूमत हो, हाँ, वो कभी वो नहीं चाहते कि यहाँ पर अदलियाँ आज़ाद हो। हुकूमत पार्लियामेंट जिस पार्लियामेंट से वो मुंतखब होकर आती हैं, वो उस पार्लियामेंट को आज़ाद नहीं देखना चाहती। हुकूमतें अपोजिशन में रह के मीडिया की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करते हैं, लेकिन जब वो इक़्तिदार में आते हैं सबसे पहले वार वो उस मीडिया पे करते हैं, क्योंकि हम आज़ाद ख्याल के लोग नहीं हैं। हमारी परवरिश ग़ुलामी में हुई है, चाहे वो अंग्रेज़ के ग़ुलाम हुए, अंग्रेज़ ने अपनी ग़ुलामी जो है उसको ट्रांसफ़र कर दिया अस्करियत के हाथों में या ब्यूरोक्रेसी के हाथों में, तो हमारे सियासतदानों की ज़हनियत अभी तक वो ग़ुलामी में फंसी हुई है, उससे निकल नहीं पा रहे। मेंगल साहब, एक आखिरी सवाल होगा, मुख्तसर ये बताइएगा कि आपने इस्तीफ़ा दिया था, उसके बाद क्या उस वक्त भी हमने देखा कि अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से आपसे रब्ता किया गया था और कहा गया था कि आप इस्तीफ़ा वापस लें, तो क्या अभी रब्ता हुआ है दोबारा हुकूमत की तरफ से, या आप अपना इस्तीफ़ा वापस लेने का इरादा रखते हैं? नहीं जी, वो मेरा फैसला कतई फैसला था, जिसकी फैसले की मेरी तौसीक हमारे पार्टी की जो सेंट्रल कमेटी ने भी कर दी है। अब बकाए जो बचे हैं उसका इख्तियार भी मुझे दिया गया, देखिए उस पर मैं क्या फैसला। चलें, ठीक है मेंगल साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, सरदार अख्तर मेंगल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, और जो 2 अरकान उनके मुताबिक उनके लापता हैं, उनसे रब्ता नहीं हो रहा। मेंगल साहब ने ये शर्त रखी है कि जब तक उनको वो 2 जो सेनेट के अरकान हैं वापस नहीं आ जाते या उनसे रब्ता बहाल नहीं होता, तब तक आइनी तरामीम पर हुकूमत के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हुकूमत का मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, सरदार अख्तर मेंगल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, और उन्होंने वाज़े तौर पर यह कहा है कि जब तक उनके 2 अरकान वापस नहीं आ जाते तब तक आइनी तरामीम के मामले पर हुकूमत से कोई गुफ्तगू, कोई बैठक नहीं होगी। उन्होंने मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात की और वहीं पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी से भी उनकी मुलाकात हुई थी। अब जो दावे और जो इल्ज़ामात या जो मौक़िफ़ सरदार अख्तर मेंगल साहब ने पेश किया है, उसी पर हम हुकूमत का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बैरिस्टर अकील मलिक साहब। सर, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि सुबह से सेनेट के इजलास का वक्त तब्दील हो रहा है, कौमी असम्बली के इजलास का वक्त तब्दील होता जा रहा है। आज तरामीम पेश की जाएंगी या ये मामला कल तक जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुरमानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, वक्त चेंज होना उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो सिर्फ एक ब्रॉडर कंसेंसस के साथ और कसरत राय के साथ हम चाह रहे हैं कि इसको मूव किया जाए, बजाय इसके कि हम मूव करें और फिर पार्लियामेंट में जिस तरह का ये तमाम तरह क्योंकि एक मखसूस सियासी जमात है, मफाहमत तो उसके किसी भी मैनिफेस्टो या एजेंडे पे नहीं है, और बिल्कुल उसके बरक्स जो है तमाम तर चीज़ें जा रही हैं। फ़िलवक़्त तो यही नज़र आ रहा है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन्हें इस चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं है कि आपने जमहूरियत को बचाना है, आपने जो एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है उसको दोबारा बैलेंसिंग एक्ट की तरफ लेके जाना है, और दोबारा जो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है उसकी बहाली की तरफ जाना है। यहाँ पे आपने जो सवाल किया, सेनेट में एक्सपेक्टेड है कि आज ही हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ये है कि CCLC होनी है और कैबिनेट होनी है। अभी तक कैबिनेट नहीं हुई, और कैबिनेट जब तक नहीं होगी, कैबिनेट का अप्रूवल नहीं होगा इस मसवदे पे, तो ये फिर मूव नहीं हो सकेगी। कैबिनेट का अप्रूवल और उसके बाद फिर ये इन आइदर ऑफ द हाउसेस जो है ये आ सकती है। नज़र तो यही आ रहा है और लग भी यही रहा है कि सेनेट में ये पहले आ जाएगी और उसके बाद कौमी असम्बली में। मैं जो देख रहा हूँ फ़िलवक़्त, क्योंकि दोबारा वक्त तब्दील किया गया है और कोशिश की जा रही है कि ब्रॉडर कंसेंसस PTI को भी ऑन बोर्ड लेके ये मूव की जाएँ, तो 9:30 का भी वक्त है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ये कल की तारीख में होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, वो रात को 12 बजे के बाद भी हो सकता है? ऐसे हुआ है बिल्कुल, और एंटायरली पॉसिबल कि 5-10 मिनट की आप 10 मिनट का ब्रेक कर लें एंड अ न्यू डे स्टार्ट्स, और उस नए दिन पे जो है फिर आप नया एजेंडा मूव हो जाता है, और वो उस तारीख में
जो है 12 बजे के बाद भी ठीक। पॉसिबिलिटी। और अब कौमी असम्बली का इजलास 9:30 बजे होगा जी। अच्छा, लेकिन ये जो नंबर गेम के हवाले से कहा जा रहा है, या नंबर गेम पे आने से पहले मौलाना साहब के साथ जितनी आपकी मुलाकातें हुई हैं, क्या मौलाना साहब ऑन बोर्ड आ चुके हैं या नहीं? क्योंकि बड़ी कन्फ्यूजन है। बिलावल भुट्टो साहब ने 24 घंटों में 4 मुलाकातें तकरीबन उन्होंने कर ली हैं, आपके राब्ते हुए होंगे। मौलाना साहब कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? देखिए, मौलाना साहब बिल्कुल ऑन बोर्ड हैं। अगर मौलाना साहब ऑन बोर्ड ना होते तो उनका दिया हुआ मसवदा या उनकी जो गुजारिशात थी बेंच के हवाले से, वो मनोहन ही जो है हमने उस पूरे आइडिया को उसी तरह इस पूरे मसवदे में इनकलकेट किया है। और उसमें आपकी उसकी रिफ्लेक्शन भी देख सकते हैं कि आइनी अदालत नहीं, आइनी बेंचेस, और बेंचेस में भी आइनी अदालत और बेंच के दरमियान का जो रास्ता था, बट मोर सो ऑन द बेंच साइड, ये यहाँ पे अपनाया गया है। और उनकी क्योंकि उनका 1 पॉइंट एजेंडा था, उन्होंने कहा था कि नई अदालत आइनी अदालत नहीं होगी और आप इसको बिल्कुल कंसिडर करें, और हमने कंसिडर किया। कंसिडर करने के साथ हमने उसको कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीज़न के हवाले से हमने एक मुसवदे में चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है जो कि फर्दर फिर आइनी बेंचेस बनाएगा, और ये तमाम जो हैं इसके खदोखाल हैं। लेकिन मौलाना साहब इन प्रिंसिपल बिल्कुल साथ हैं और मौलाना साहब बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। हमारी बार बार मुलाकातें भी इसीलिए हो रही हैं कि अगर कैबिनेट से पहले अगर कोई ऐसी चीज़ रह गई हो इस मसवदे में, अगर वो समझते हैं कि उनका कोई एतराज़ है तो वो भी दूर कर दिया जाए। लेकिन एतराज़ है नहीं अभी फ़िल वक्त इस फाइनल मसवदे पे जो कमेटी ने जिसको अप्रूव किया है। नहीं, लेकिन फिर इंतज़ार हुकूमत किसका कर रही है? देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि हम चाहते हैं कि हम PTI के दोस्तों को भी साथ लेके चलें। कतन ये हमारी कोशिश नहीं है। हम चाहते हैं कि तमाम BNP हो गया, PTI होगी, ये भी जमातें ऑन बोर्ड हों और इन जमातों को भी जो है ये कसरत राय के साथ इसको पास कराया जाए। दिस इज़ अ हिस्टोरिक स्टेप जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री में लिखा जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि इसमें कोई लड़ाई हो, शोर शराबा हो। पास करवाना हो तो बहुत से और रास्ते भी हैं और वो हमें आते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये अच्छे तरीके से, खुश उसलूबी से जो जमहूरियत की बालादस्ती है, जो इम्बैलेंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल इम्बैलेंस, उसको दोबारा जो है वापसी उसकी की जाए और उसको उसमें पार्लियामान का रोल और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को जो है वो वाज़ेह तौर पे दिखाया जाए। नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। बैरिस्टर साहब, और कौन से रास्ते हैं? क्या माजी की तरह आप समझते हैं कि लोगों को तोड़ा जाएगा? जो PTI कह रही है कि हमारे लोगों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। मेंगल साहब कह रहे हैं कि हमारे 2 सेनेटर्स को उठाया गया है, उनसे रब्ता नहीं हो रहा। गुरमानी साहब, 63A का फ़ैसला आ चुका है और 63A में ज़ाहिरी बात है कि अगर जो भी अपनी पार्टी की लीडर के इंस्ट्रक्शंस के बरक्स या उसके मुतरादिफ जो है वो देगा वोट, डेफिनेटली उस पर 63A के आगे जो डिफैक्शन और डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोसीडिंग्स हैं वो तो होंगी, वो नहीं रुक सकती। लेकिन ये बात ज़रूर है कि हम किसी को कोएर्स नहीं कर रहे, ना हम किसी को प्रेशराइज कर रहे हैं, ना किसी से अंडर ड्यूरस वोट लेना चाह रहे हैं। ठीक है। हमारे साथ आपकी भी इत्तलात होंगी कि अपोजिशन जमात जी जो जमातें हैं, इनमें उन जमातों के अरकान जो हैं वो भी हमारे साथ राब्ते में हैं और वो वोट देना चाहते हैं। इसीलिए आपने कुछ दिन पहले, बल्कि कल परसों की ही बात है, आपने देखा होगा कि कान में भी बड़ी सरगोशियाँ और कहा गया कि ये अभी फ़िल वक्त कह दें कि 63A का इतलाक़ उस पर होगा। यहाँ पे कॉन्शियस को भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप हिस्ट्री में आप इफ़ यू वांट टू बी रिमेंबर्ड एंड रिकग्नाइज्ड to have been standing on the right side of the history, ये क्योंकि जो हम कर रहे हैं 19वीं तरमीम को अंडू करना, जो हमें गन पॉइंट पे रख के हमसे वो तरमीम करवाई गई थी, और जजेस की अपॉइंटमेंट फॉर द जजेस, ऑफ द जजेस, बाय द जजेस, इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करना है। क्योंकि दुनिया पूरी में आप देखें तो जजेस की अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव की मीनिंगफुल और पर्पसफुल इनपुट होती है। हाँ, नहीं, लेकिन अब ये जो कहा जा रहा है कि जैसे बिलावल साहब ने कहा कि ब्रूट मेजॉरिटी के ज़रिए करवाएंगे, तो आप समझते हैं कि वाकई वही रास्ता, अगर मौलाना साहब सपोर्ट नहीं करते तो वही रास्ता आपके पास रह जाएगा? देखिए, नहीं, उसके अलावा भी रास्ते हैं। मैं वैसे बज़ाते ख़ुद तो इस चीज़ का कायल नहीं हूँ कि किसी को प्रेशराइज या किसी को ड्यूरेस या किसी को कोर्स करके उनकी वोट हासिल की जाए। कतन ऐसा नहीं होना चाहिए। एक आज़ादी इज़हार राय का हक जो है पार्लियामेंट से बाहर और पार्लियामेंट के अंदर इसका बिल्कुल ज़रूर होना चाहिए। मैं सो
एक स्टेप अहेड जाके मैं तो ये भी कहूँगा कि इस 63A की शिक में भी तरमीम हमें कर देनी चाहिए इसी हवाले से कि यहाँ पे लोगों को इनकी मर्ज़ी के मुताबिक पार्लियामेंट के जब वो हिस्सा हैं मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो वोट दें। लेकिन ये बताएं कि अब काबीना का इजलास फिर कब हो रहा है? देखिए, काबीना का इजलास आज ही होगा और काबीना का इजलास आज सुबह भी बुलाया गया था। हाँ। फिर ये मीटिंग्स बैक एंड फोर्थ होती रही और बैक एंड फोर्थ मीटिंग्स की वजह से, मुलाकात की वजह से जो है ये थोड़ा सा डिले हुआ है, क्योंकि हम यही चाह रहे हैं और हमारी हद्दल इम्कान कोशिश है कि इसको कंसेंसस के साथ और मेजॉरिटी कंसेंसस के साथ जब किसी एक ऐवान में पेश किया जाए तो ये कंसेंसस के साथ। ठीक है, लेकिन जो आपने बात की कि अपोजिशन के अराकीन आपके साथ राब्ते में, उन अराकीन का ताल्लुक मौलाना साहब की जमात से है, PTI के साथ है, या मेंगल साहब की जमात से, या सारे तीनों जमातों से है? तीनों जमातों से। अच्छा जी। लेकिन मेंगल साहब और मौलाना साहब तो खुल के कह रहे हैं कि हम अभी तक इत्तफाक नहीं करते। मेंगल साहब तो कह रहे हैं कि जब तक अराकीन वापस नहीं आते हम बात ही नहीं करेंगे। उनके अराकीन इस्लामाबाद में मौजूद हैं। उनके अराकीन जो हैं कईयों ने तो पार्लियामेंट के सेशन भी अटेंड किए। आपने देखा कि नसीमा साहिबा ने पार्लियामेंट का सेशन अटेंड किया। सेनेटर्स को जो ज़हराना वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब ने दिया वो भी उन्होंने अटेंड किया। उसके बाद उनकी एक वीडियो मंजर आम पे आती है जिसमें उनकी मिक्स स्टेटमेंट्स हैं जी। और ये सिर्फ और सिर्फ एलिगेशंस की हद तक, इल्ज़ाम की हद तक तो दुरुस्त है, लेकिन इस इल्ज़ाम को वो सब्सटैंशिएट नहीं कर पा रही और नहीं कर रही। मौलाना साहब कह रहे हैं अब्दुल शकूर साहब नहीं है, कासिम रूंजो साहब मेंगल साहब की जमात, तो पार्टी के लीडर का काम होता है या पार्टी के मेंबरान का काम होता है कि एक दूसरे से राब्ता, लीडर के साथ जो कारकुनों का राब्ता है या अरकान का राब्ता है या अरकान का लीडर के साथ राब्ता, ये तो उनको खुद इंश्योर करना है। पार्लियामेंट जब होगा, उसका सेशन कॉल होगा, जब गिनती होगी आपके सामने होगा, ये मेंबर्स वहाँ पे होंगे जी। तो आप समझते हैं कि इस वक्त जो दावे किए जा रहे हैं, इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि उनके अरकान को उठाया गया है, आपकी इतला के मुताबिक किसी रुकन को नहीं उठाया गया? मैं आपको बिल्कुल वसूख से कह सकता हूँ कि किसी रुकन को कोई नहीं उठाया गया। अगर किसी रुकन को उठाया गया होता तो क्या किसी थाने में कोई FIR की दरख्वास्त वो पेंडिंग है, वो मुझे दिखा दें। कोई हेबियस पिटिशन जो 491 की पिटिशन है, क्या किसी हाई कोर्ट में वो दायर की गई? बिल्कुल नहीं दायर की गई। ये सिर्फ कहने की बातें ज़रूर हैं और हुकूमत पे इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि शायद ये रेनेगेट वोट्स का इस्तेमाल करके जो है ये करना चाहते हैं अपनी आईनी तरमीम। हम कतई नहीं करना चाहते इस तरह। नंबर्स आपके सामने हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है नेशनल असम्बली में और सेनेट में जो है वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह नंबर्स जो हैं वो अच्छी पोजीशन है नंबर्स की, लेकिन हम चाहते हैं कि इत्तेफाक राय से और खुश उसलूबी से। लेकिन आपसे पहले मेंगल साहब से हमारी बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि ये जो आईनी तरमीम लाई जा रही हैं, इनके पीछे ये सियासी जमातें नहीं बल्कि एस्टेब्लिशमेंट है। कतई नहीं। मैं आउटराइटली जो है इस पूरे इनकी बात को रिफ्यूट करता हूँ और उसकी वजह ये है कि ये मसवदा ये इत्तेफाक राय से बना है और उस कमेटी ने बनाया है। हमने पहले ओरिजिनल मसवदे पे, मैं खुद लीगल रिफॉर्म्स कमेटी का मेंबर रहा हूँ, वज़ीर आज़म साहब खुद इसको चेयर करते रहे हैं और वज़ीर कानून इसको लीड करते रहे हैं और हमने मिल बैठ के ये बनाया था। ना तो ये मसवदा कोई आसमानी सहीफ़ा है कि किसी ने हमें पकड़ा दिया और हम उसको ले आए। इसमें क्या ऐसी चीज़ है, वो शोधा की फैमिलीज़ की डिमांड थी जो कहते हैं कि हमें सानिया, जिस तरह मिसाल के तौर पे सानिया APS हुआ और उसके बाद APC हुई, इन कैमरा डिटेल उसकी वो तमाम तर मीटिंग हुई, उसमें गुरमानी साहब, उनकी लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी कि हमें इंसाफ इन अदालतों से नहीं मिला जा रहा। हमारी तनसीबात पे APS क्या था, आर्मी पब्लिक स्कूल और दीगर इसी तरह की जो जगह हैं उस पर उनका मुतालबा है कि हमारे शोधा, आखिर वो हमारे ही बच्चे हैं, आखिर वो पाकिस्तानी शहरी हैं, वो किसी माँ का लख्ते जिगर हैं, किसी का सुहाग हैं। तो ज़ाहिरी बात है कि हमें अगर इस जस्टिस सिस्टम पे उनको एतबार नहीं रहा या उनका एतबार उठ गया है तो ये हमारी अवलीन तरजीह होनी चाहिए कि इस निज़ाम को इस रिफॉर्म करें ताकि सबका एतमाद और एतबार इस पर बहाल हो जाए। ठीक है बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, बैरिस्टर अकील मलिक साहब की गुफ्तगू सुनी। अब जो सेनेट का इजलास हो या कौमी असम्बली का इजलास हो, उसके वक्त में तब्दीली जो है वो तो बार बार नोटिफिकेशन सामने आ रहे हैं, लेकिन अब देखें कि काबीना का इजलास जो है वो कब तलब किया जाता है और किस वक्त आईनी तरामीम जो हैं दोनों ऐवानों में से एक ऐवान में पेश की जा रही है। अब देखना होगा कि इस मामले पर आइंदा चंद घंटों में या चंद मिनटों में क्या डेवलपमेंट जो है वो सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।